ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ, और ग्लोबल अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल ही हम बात कर रहे थे ग्लोबल अड्डा में कि ईरान पर अटैक कर सकता है इजराइल, और कहां कर सकता है ये भी हमने आपको बताया था। और देखिए 12 घंटे करीब हुए उस चर्चा को, और अटैक की खबर सामने आ गई। इसी अटैक के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अंकुर त्यागी, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ा अटैक हो गया, कल हम ग्लोबल अड्डा में इसकी चर्चा कर रहे थे और ये हो भी गया। क्या क्या खबरें आ रही हैं, कितनी जगह पर अटैक हुआ? आईआरजीसी के चीफ जो हैं उनकी भी मौत हो गई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्या? हाँ बिल्कुल पुनीत, जैसा हमने ग्लोबल अड्डा में पहले भी डिस्कस किया कि ईरान पर जो अटैक था वो इमिनेंट था। इज़राइल बिल्कुल अटैक करने की पूरी पोजीशन में था, तैयारी थी। और बार बार हम इस बात को कह रहे थे अपनी चर्चा में कि इस ईरान पर अटैक लाजमी है, कभी भी हो सकता है। ये हमने अपने ग्लोबल अड्डा में बोला था। तो जो भी लोग हमें फॉलो करते हैं वो देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो। अब हम बात करते हैं कि ये अटैक कैसे हुआ। इस अटैक में करीब 200 प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो फाइटर प्लेन थे करीब उनकी संख्या 200 थी। तो 200 प्लेन आके ईरान की एयर स्पेस में वो नतांज, जहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, उसको टारगेट करते हैं। साथ ही जो आईआरजीसी के चीफ हैं उन पे भी टारगेट करते हैं, और जो उनके ईरान आर्मी के हेड हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उन पर भी अटैक करते हैं। और बाकी और भी सीनियर ऑफिसर पर अटैक करते हैं। ये तेहरान में भी होता है। तो कुल मिला के पहला मतलब तो ये है इसका कि ईरान का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि इज़राइल के फाइटर प्लेन्स आए, 200 के करीब आए, और उन्होंने सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया। उड़ाने के बाद फिर उन्होंने तेहरान में जो उनकी टारगेट थे, जहाँ पे ये मोहम्मद सलामी जो रहते थे, जनरल सलामी, उनको टारगेट किया, और जो बाकी लोग थे उनको टारगेट किया। और फिर उन्होंने नतांज को भी टारगेट किया। जैसा हमने बार बार बताया कि दो उनकी साइट हैं, नतांज और फोर्डोस। दोनों जो हैं न्यूक्लियर प्लांट, उसमें ये शक है पूरी दुनिया को कि यहाँ पर परमाणु बम बनाने की तैयारी की जा रही है। तो उन पे अटैक किया। कल हमने डिस्कस किया था कि बुशेर का जो प्लांट है वो पीसफुल पर्पस के लिए रूस की मदद से बना है, वहाँ अटैक नहीं हुआ, तो वहाँ अटैक नहीं हुआ। कुल मिला के जो टारगेट थे, करीब 100 से ज़्यादा टारगेट हिट किए इजराइल ने। इनिशियल रिपोर्ट करीब 20-30 की थी, लेकिन अब ये मालूम हो चुका है ज़्यादातर ओपन सोर्स इंटेल या बाकी जगहों से कि ये जो टारगेट थे करीब 200 से, मतलब 100 से ज़्यादा थे, मे बी 200 के आसपास हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये बड़ा अटैक है, और ये अटैक अभी भी जारी है। अभी भी जारी है? बिल्कुल अभी भी जारी है। और ईरान क्या कर रहा है इसमें? मतलब ये जिस तरीके का ये पूरा अटैक, और आपने बताया कि इतनी सारी जगहों पर अटैक किया, तो रिटेलिएशन नहीं हुआ ईरान की तरफ से? ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ। कुछ उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जो बीच में ही इंटरसेप्ट कर ली गई, और करीब 100 से ज़्यादा ड्रोन छोड़े गए करीब 3 से 4 घंटे। यानी अगर इंडियन टाइम की बात करें तो सुबह 9 बजे के आसपास ईरान ने भी अटैक किया था। तो 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो छोड़े गए हैं। कुछ इजरायली एयर स्पेस में या इजरायली सिटीज़ में पहुँचे हैं, पर आधे उसमें से इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। लेकिन ये अमेरिका तो छठे दौर की बातचीत करने वाला था, और अब मुश्किल है, अब पुनित मुश्किल है कि छठे दौर की कोई बातचीत होगी। अब तो तो मुझे जो नहीं खत्म करना था वो कर ही दिया। हाँ, अब कोई, मुझे लगता है कि अब कोई दौर, अब ये है कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये अटैक्स जारी रहेंगे। तो मे बी 2 या 3 दिन ये अटैक्स जारी रहेंगे। 2 दिन अटैक जारी रहेंगे। लेकिन देखिए, इसमें मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री से मंगलवार को ही बातचीत करते हैं, और ख़बर ये मीडिया में पहुंचाई जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं पहुंचाई जाती है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमास के ख़िलाफ़, जो हमने कल डिस्कस भी किया था, कि आईडीएफ को एक्शन थोड़ा सा कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए, क्योंकि हम ईरान से बातचीत करना चाह रहे हैं। अभी भी अमेरिका की तरफ से जो बयान आया, बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने कहा कि बोले हमको, वी आर नॉट इन्वॉल्व। वो अपने आप को अलग करने, मार्को रूबियो ने अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की, कि हमको बाद में खबर मिली। देखिए, अमेरिका की ये पोस्चरिंग है, पहले भी हमने कहा था, हमने पुराने वीडियो में कहा था ग्लोबल अड्डा के, कि अमेरिका सीधे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका किसी भी वॉर फ्रंट में जाना नहीं चाहता। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये
नज़रिया है कि हमें पूरी दुनिया में पहले लड़ाई ख़त्म करनी है, कोई नई लड़ाई शुरू नहीं करनी है ना। तो क्यों अगर अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता तो फिर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है उसके लिए कोई मोरल ग्राउंड नहीं रहता कि भाई आप लड़ाई क्यों रोकना चाहते हैं, या आप पूरी दुनिया में अपने आप को ये प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि देखो मैंने यहाँ लड़ाई रुकवा दी, फलानी जगह लड़ाई रुकवा दी और ढिमका जगह लड़ाई रुकवा दी। नहीं, लेकिन ये तो वो नैरेटिव तो नहीं है। लेकिन आप ये जो पोस्चरिंग यूएस जो पोस्चरिंग कर रहा है कि नहीं नहीं मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो ये कि दुनिया के गले से एक बात तो ये उतरेगी नहीं, और ईरान के गले से तो बिल्कुल नहीं उतरेगी, या मान लेगा? नहीं, ईरान ने तो सीधा अमेरिका को धमकी दी है, अमेरिका को टेररिस्ट नेशन बोलते हुए। खुमैनी का एक ट्विटर एक्स पे पोस्ट है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, जिसमें खुमैनी ने कहा है कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है और उसको टेररिस्ट नेशन बोला है और उन्होंने हमारे महान राष्ट्र पर हमला किया है। तो खुमैनी के अगर बयान को देखें तो ईरान ये मान के चल रहा है कि ये इजराइल प्लस अमेरिका ये दोनों का गेम प्लान है। तो अगर आप ये समझे कि ईरान नहीं मानता, ऐसा नहीं है, ईरान क्लियर है। ईरान क्लियर है। हाँ, तो जब उसने तो ये धमकी भी दी थी कि फिर अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वो हमारे टारगेट्स पर हैं, तो उसने क्या इसका जवाब इस तरीके से दिया है? बिल्कुल ये सही सवाल है। अब सवाल उठता है ये कि आगे क्या होगा। देखिए, अगर ये लड़ाई 3 से 4 दिन और खिंचती है तो चूँकि इजराइल और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है काफ़ी दूरी है, उसमें अगर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाएंगी, हाइपरसोनिक तो उनके पास नहीं है, तो उन बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ ही जितने भी ड्रोन छोड़े जाएंगे, चाहे 100 छोड़े जाएं, 200 छोड़े जाएं, 500 या 1000 जितने भी हों एग्जैक्टली ईरान छोड़े, उनमें से भी 50% तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। 30% ईरान की सीमा पर दम तोड़ेंगे और 10 से 20% का एक अंदाज़ा या एक आशंका है कि जो इजराइल में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो वो कैपेसिटी ईरान के पास नहीं है। तो ईरान क्या करेगा? ईरान अमेरिका के जो अड्डे हैं गल्फ में ईरान उनको निशाना बना सकता है, और अगर अमेरिकन जो बेस हैं उन पर अटैक हुआ तो फिर अमेरिका रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो अभी परसों ही तो बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का कि जो गैर ज़रूरी लोग हैं वो मिडिल ईस्ट को छोड़ दें। तो ये परसों ही बयान जारी करना, ये ईरान को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन उसे तो नहीं पहले भी उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा क्या? नहीं था। देखिए, मैंने उस दिन भी बात कही थी कि जब भी कोई इस तरह की स्ट्राइक की जाती है तो बताया जाता है अमेरिका को। तो इजराइल ने अटैक किया हो, अमेरिका को बिल्कुल हवा ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अमेरिका को लास्ट मोमेंट पे चाहे बताया गया हो 24 घंटे 48 घंटे पहले। दिलचस्प बात और है, डोनाल्ड ट्रंप से जो पत्रकार बातचीत कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तक मेरे ख्याल से नेतन्याहू से बातचीत कर ली होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा तो उन्होंने कहा है कि हम ईरान से बातचीत हमारी होने वाली है। तो जब हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा था कि गुरुवार को या इतवार को, तो पहले गुरुवार को था, लेकिन गुरुवार को तो अगर उनके समय के हिसाब से देखा जाए तो गुरुवार को तो अटैक हो गया। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ लिंकअप्स हैं जो ये कह लीजिए कि ब्लफ खेला जा रहा था, ब्लफ गेम। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे पुनीत हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बगैर अमेरिका के तो ये मुमकिन नहीं था। तो ये ब्लफ कहें या फिर आपस की अंडरस्टैंडिंग कहे कि आप अटैक करना, हम चुप रहेंगे, हम पहले से कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले लेते हैं कि भाई अपने नागरिकों को बाहर निकाल लेते हैं जो गैर जरूरी स्टाफ है। प्लस अमेरिका का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो डेफिनेटली मिला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ जो बताने वाला हूँ, जो मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल जाए। इसराइल ने एक बयान जारी किया है, एक बिल्कुल क्लियर बयान जारी किया है कि उसने अटैक क्यों किया। ये इसराइल की तरफ से आधिकारिक एक बहुत अच्छी एक ही पेज का बयान है, जिसमें उन्होंने बताया वाई, हमने अटैक क्यों किया, वाई नाउ, अभी क्यों किया, और थर्ड है द मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि ये मिलिट्री ऑपरेशन कैसे किया गया। अब उन्होंने वाई में ये कहा है कि जो हमने अटैक किया है वो इसलिए किया है कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर थ्रेट थी इसराइल को, उसको ख़त्म करना था, और इसराइल के लिए ये एक वजूद का सवाल था। तो उन्होंने इसे कहा है कि हमारे वजूद का सवाल था इसलिए हमने अटैक किया। फिर उन्होंने कहा कि इन रिसेंट ईयर्स द रेडिकल इरानियन रिजीम हैज़ बीन डिवोटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल। यानी कि इसराइल का कहना ये है कि जो फ़िलहाल मौजूदा ईरान की जो सरकार है
वो इज़राइल को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करना चाहती हैं। हमारे लिए वजूद का सवाल है, एज ए नेशन, एज ए स्टेट, तो हमने ये प्रीएम्प्टिव मेज़र लिए है, यानी कि पहले से ही हमने सुरक्षात्मक लिए है। और फिर एक आरोप लगाया है इज़राइल ने कि ईरान इज़ वर्ल्ड्स प्राइमरी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। पूरी दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी है, ये इज़राइल का कहना है, उसके पीछे ईरान है। और ईरान का जो रिजीम है, इसने अपनी जितने भी मैसिव मिलिट्री बिल्डअप किया है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, इज़राइल। ठीक है, ये इज़राइल का आरोप है। और IAEA की रिपोर्ट्स भी ये साबित करती हैं विदाउट ए डाउट, हाँ, विदाउट ए डाउट दैट इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट ए मीन्ड फॉर पीसफुल पर्पस बट रादर तरीके के लिए नहीं है, बट रादर देन ए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। ये इजराइल ने कहा है। व्हाई नाउ? उन्होंने कहा है कि अब क्यों करा हमने अटैक। ये सबके मन में सवाल है, हमारे दर्शकों के मन में सवाल होगा। ईरान इज द ओनली मोमेंट्स अवे फ्रॉम ए न्यूक्लियर वेपन, ये इजराइल का कहना है। चंद लम्हों की दूरी पर है ईरान। मतलब वो IAEA की जो चेतावनी, IAEA ने जो एक प्रकार से इशारा किया था कि बहुत कम, बहुत करीब है, तो वही वो भी कह रहे हैं। और इसने कहा है कि ईरान ने करीब करीब 9 परमाणु बम 9 परमाणु बमों को बनाने के लिए जितना यूरेनियम चाहिए वो इकट्ठा कर लिया था। ये भी मतलब वहाँ तक पहुँच चुका है, ये स्टेटमेंट में है। ठीक है। और हाँ, तो उन्होंने ये बोला है, तो उन्होंने इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल के पास ये इंटेलिजेंस थी कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने का माल तैयार है और वो बस डेटोनेट करने थे। उनको एक परमाणु बम में परीक्षण करना था कि सही तरह से होता नहीं हो, अगर अब ना करते तो फिर वो देर हो जाती। अच्छा, दूसरा इसमें IRGC के चीफ जो हैं उनकी मौत, हुसैन सलामी की मौत हो जाना, ये अपने आप में मिडिल ईस्ट में बहुत बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल, और ये आपको दिखाती है कि मोसाद की पावर क्या है। मैं पहला सवाल यही बोलता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में आप किसी के सबसे पहला अटैक हो और आप उनके आर्मी कमांडर को उड़ा दें। IRGC बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हाईली एम्पावर्ड मीन्स वो डायरेक्ट उनको आयतुल्लाह खुमैनी को रिपोर्ट करते हैं, बाकी उनका राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट नहीं करते। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको रिपोर्ट भी नहीं करते, सीधे आयतुल्लाह से ऑर्डर लेते हैं। आयतुल्लाह के बेहद करीबी होते हैं। पहले सुलेमान थे, सुलेमान को एज ए हीरो माना जाता था ईरान में, अब उनकी जगह सलामी आए थे। अब सलामी का मारा जाना, IRGC के टॉप कमांडर का मारा जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए। इसमें दूसरा पॉइंट देखने वाला ये है, आप को ये लोहा मानना पड़ेगा कि मोसाद के पास वो इतनी इंटेलिजेंस होती है कि इस समय सलामी कहाँ रात को सो रहे हैं और वहाँ प्रिसाइज स्ट्राइक उन्होंने की। ये पहली बार तो है ही नहीं ना, ये तो नहीं, फिर भी पुनीत आप याद कीजिए कि IRGC के गेस्ट हाउस में, जो कि इतना सिक्योर है, वहाँ पर हमास चीफ पहुँचता है और उसके ऊपर वो जिस कमरे में ठहरा था वहाँ पर अटैक हो जाता है। ये तो ताज़ा मामला है ना, ये पिछले साल का ही तो मामला है। तो ये मतलब इतना इनके पास पहले से जानकारियाँ हैं। पुनीत, ये सोचिए कि मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इतनी ज़्यादा इनपुट होते होंगे। आपने हिजबुल्लाह के कमांडर को, नसरुल्लाह को एक बिल्डिंग के बेसमेंट में मारा जहाँ वो अपनी बेटी के साथ था। फिर आपने हमास के जो चीफ थे इस्माइल हनिया को IRGC की सेफ हाउस में मारा। फिर आपने IRGC के टॉप कमांडर सलामी को मारा, और वो भी तब जब उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान जो हैं वो शपथ लेने वाले थे और सब उसमें इनवाइट थे। वो भी तब, मतलब जब इतना ज़्यादा सिक्योर क्षेत्र किया जाए तब ये कर दिया। हाँ, हनिया की जो बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। तो ये आप समझ सकते हैं कि द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ मोसाद, मतलब इससे अनपैरेलल। पूरी दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी मुझे नहीं लगता कोई बची है जिसके पास इतनी पावर हो। इजराइल की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो मात्र 1 करोड़ है। 1 करोड़ का मुल्क, और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, 1 करोड़ की पॉपुलेशन वाला मुल्क के पास इतनी प्रिसाइज, इतनी सटीक जानकारी होती है, और उस जानकारी के हिसाब से फिर F-35 प्लेन आते हैं, और वो F-35 प्लेन जो है
उन पे प्रिसाइज अच्छा, एक चीज़ और है कि ईरान तो इसके पहले खूब धमकी दे रहा था, मेरे पास इतनी मिसाइलें हैं, मेरी मिसाइल सिटी देखो, ड्रोन सिटी देखो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हमने ये कर दिया, अमेरिका के प्लेन को हमने उसका रडार सिस्टम बिगाड़ दिया। ये सारी चीज़ें ईरान धमकी दे रहा था। क्या हुआ ये तो मतलब एक झटके में आप एक दिन में सब कुछ बर्बाद हो गया, कमर टूट गई क्या ईरान की? पुनीत, आप मुझे ये बताइए कि अभी अगर किसी पे कोई अटैक होता है तो कहीं आपको लगता है कि वो रेसिप्रोकल में कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल के 200 विमान आए। सबसे पहले उन्होंने जो उसका सबसे बड़ा रडार सिस्टम था, मैं जगह भूल रहा हूँ उस नाम का जहाँ पे वो है, वहाँ को उसको पूरी तरह से उड़ाया, तबाह किया, निस्तो नाबूद किया। फिर उसके बाद उन्होंने टॉप कमांडर को मार दिया। आप केवल ड्रोन भेज रहे हैं, आप बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का ज़माना ही चला गया पुनीत। बैलिस्टिक मिसाइल अब केवल खिलौना बन के रह गई हैं पूरी दुनिया में। इंटरसेप्ट कर ली जाएगी बहुत इंटरसेप्ट, आसानी से। बिल्कुल, अब इंटरसेप्टर आ गए बड़े बड़े। फिर आप 200-400 मारो और उसमें से 2-4-5 गिर जाएं, वही वाली एक बात दो है। गिर जाए, वो 0.1% का या वही 1%। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये दो जो इनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर नतांज और दूसरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने अटैक किया तो न्यूक्लियर वेपन्स अगर वहाँ पर तैयार हो रहे थे, अगर इजराइल की माने तो वहाँ से तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसका निकलना, फिर वहाँ पर तबाही मच जाना, दूर दूर तक उसका असर। क्या ऐसी खबरें आ गई हैं? क्या आईएईए नहीं, की तरफ अभी से है तो क्या कोई कुछ खबरें नहीं आई हैं। उसकी वजह ये भी है, आपको समझना पड़ेगा कि ईरान एक बिल्कुल क्लोज्ड कंट्री है। वहाँ पर कोई इंटरनेशनल मीडिया का कोई इतना एक्सेस नहीं है। जो भी खबरें आएंगी वो प्रेस टीवी से आएंगी या कुछ लोग ट्विटर पे या इस पे उन्हीं पोस्ट की कर जो दें। सरकारी उन्हीं की एजेंसी जो है? सरकारी एजेंसी है वहाँ से आएंगी। तो ओपन सोसाइटी तो नहीं है कि ओपन सोसाइटी है, अगर कोई अटैक हुआ तो आपसे वहाँ पे जल्दी से वीडियो आ जाएगा या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसका रिसाव होगा, ये यूरेनियम जो रखा है, जो अभी इजराइल ने दावा भी किया कि 9 परमाणु बम का तो था ही, तो वो तो बहुत एटलीस्ट। बड़ा डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा तो वो, डिस्ट्रक्शन। लेकिन हाँ, अंडरग्राउंड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, भूकंप के झटके आ सकते हैं और रेडियो एक्टिव लीक हो सकता अच्छा, है। रिपोर्ट आई है ऐसी कुछ कि वहाँ पर कोई अर्थक्वेक जैसे कोई रिपोर्ट है? अभी अर्थक्वेक की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी हमारे पास कोई जो अर्थक्वेक की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स आएँ कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी जो ज़मीन के अंदर बनाई गई थी, वहाँ पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि अब अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ईरान में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी कि जो रिजीम चेंज की बात हो रही थी, रिजीम चेंज हो सकता है। रिजीम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने ये भी कह दिया था कि प्रिसाइज अटैक करना होगा और बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि तबाही लाने वाला अटैक करेंगे तब जाकर, क्योंकि बड़ा सुरक्षित इलाका है वो, जहाँ पर अगर उसके न्यूक्लियर अड्डे जो हैं उनको अटैक करना, उनको ख़त्म करना है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें अभी तक आई नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जैसे जैसे आएंगी आपको हम अपडेट करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ग्लोबल अड्डा में लगातार हम इसकी कवरेज भी करते रहेंगे, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको अपडेट फ़िलहाल कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और हमको इजाज़त दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।